तो अब हम हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमको पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन इट क्रिएट्स द बेस फॉर फर्दर कमिंग इनऑर्गेनिक चैप्टर्स। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल चैप्टर है। वी जस्ट हैव टू लर्न अबाउट द पीरियोडिक टेबल, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट द बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लर्निंग पार्ट है, लेकिन अगर हम इन बेसिक चैप्टर्स को अच्छे से करते हैं, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो हमारा जो एक बेस है इनऑर्गेनिक के लिए वो काफ़ी क्लियर हो जाता है, जिसकी वजह से हम आगे के चैप्टर्स को काफ़ी एफिशिएंटली पढ़ पाएंगे। उसमें हम थोड़ा सा लॉजिक यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो जब ईयर 1800 था, तो केमिस्ट्री में सिर्फ 31 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, 1865 में हमारे पास 63 एलिमेंट्स थे, और 2016 में, मतलब बहुत रिसेंट की हम बात करें, तो हमारे पास 118 केमिस्ट्री एलिमेंट्स है। तो जब हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स आ गए, तो इनकी स्टडी करना काफ़ी डिफिकल्ट होता गया। कुछ भी चीज़ें अरेंज नहीं थी। जैसे व्हेन वी गो टू अ लाइब्रेरी, तो वहाँ पे जितने भी बुक्स होती है वो एक अरेंज्ड मैनर में होती है, ताकि उनको इजीली एक्सेस किया जा सके। जैसे ज्योग्राफी की बुक एक सेपरेट सेक्शन में होती है, साइंस की बुक एक सेपरेट सेक्शन में होती है, कंप्यूटर्स की बुक एक सेपरेट सेक्शन में होती है, जिसकी वजह से वी नो एंड वी कैन एग्जैक्टली गेट टू द बुक वी वांट। तो इसकी वजह से हमें काफ़ी डिफिकल्टी होने लगी कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, बट उनको स्टडी करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि दे वर नॉट अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर। तो इस वजह से एक पीरियोडिक टेबल की नीड हुई। तो काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने पीरियोडिक टेबल्स देना शुरू किए। इसके बारे में हम एनसीईआरटी में अच्छे से रीड कर सकते हैं। लेकिन द पीरियोडिक टेबल वी स्टडी टुडे इज गिवन बाय मोजली, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने के बाद जितने भी केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट्स थे, उनको इस तरह से अरेंज किया गया कि उनको इजीली स्टडी किया जा सके, उनके सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मोजली के पहले जितने भी लोग एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर रहे थे, वो लोग यूज कर रहे थे एटॉमिक मास को। काफी साल तक एटॉमिक मास के बेस पे पीरियोडिक टेबल बनता गया, लेकिन हर एक पीरियोडिक टेबल फेल होता गया। जब मोजली आया, तो उसने एटॉमिक नंबर यूज किया, और एटॉमिक नंबर का यूज करके हमें जो उसने पीरियोडिक टेबल दिया, वो हम लोग आज की डेट में यूज करते हैं। तो अभी जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं, इट इज अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। फिर हमारे पास आता है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स अरेंज्ड है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में। उसके बाद अब हम हमारे पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में है 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। अब पीरियड्स और ग्रुप्स क्या होते हैं, ये हम लोगों को बेसिक पता होता है, फिर भी हम एक पीरियोडिक टेबल में देख के उसको समझ लेते हैं। तो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय मोजली। तो इसमें जो ये वर्टिकल लाइंस है, दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो ये हमारे पास में कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं। और हमारे पास जो ये इस तरीके के कॉलम्स हो, इस तरीके के रोज होते हैं, ये हमारे पास 7 है, दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। तो हमारे पास 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स का एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो हमको मोजली ने दिया है। तो ये पीरियोडिक टेबल लर्न करने का भी तरीका होता है, जो मैं बाद में बताने वाला हूँ। तो हमको ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं करना है, इसमें से हमको कुछ चीज़ें ही लर्न करनी होती है, जिसको हम एग्जामिनेशन में यूज़ करने वाले हैं। अब ये पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। यानी ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ये हम लोगों को कहीं नोट डाउन कर लेना चाहिए कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये है अल्कली मेटल्स, ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद ग्रुप 16 के एलिमेंट्स जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं चाल्कोजेंस। CHALCOGENS, चाल्कोजेंस। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हैलोजेंस, और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नोबल गैसेस।
तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद ग्रुप 12 जो होता है ये भी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, PSEUDO, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद जो ग्रुप 11 होता है उसको हम बोलते हैं कॉइनेज मेटल। इसमें आता है कॉपर, Ag, Au और Rg। तो इनको हम बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स, ग्रुप 11 के एलिमेंट्स को। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार वो इन टर्म्स को यूज करके भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। नाउ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, S, P, D एंड F। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। अब ये चारों ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला ब्लॉक है S ब्लॉक। तो S ब्लॉक हमारा होता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यानी कि ये जो ब्लू कलर में हमारे पास एलिमेंट्स है, अल्कलाइन मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये दोनों को मिला के हमारा S ब्लॉक बनता है। द सेकेंड वन इज P ब्लॉक, जो 13 से 18th ग्रुप तक होता है। यानी कि दिस एंटायर ब्लॉक इज कॉल्ड द P ब्लॉक। जो थर्ड हमारे पास है वो है D ब्लॉक, जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक होता है। यानी दिस एंटायर येलो पोर्शन इज द D ब्लॉक। एंड द फोर्थ वन इज F ब्लॉक, जो नीचे हमको दिखाई देता है, जो ये वाला ब्लॉक है, विच इज कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये 4 ब्लॉक्स में हमारा पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है, जो हमको ध्यान में रखना है। इन चारों ब्लॉक्स की हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेसिफिक स्टडी करते हैं, जिनके चारों के चारों अलग चैप्टर्स हमको फर्दर मिलने वाले हैं। नाउ कम्स वन इंटरेस्टिंग पार्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विच इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब में स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट हम बोल सकते हैं होता है। अब ये एक्चुअल में होता क्या है? हमारा जो एटम होता है उसमें बीच में प्रोटॉन्स होते हैं, यानी बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इट इज देन सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो लेट्स से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सो देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। लेकिन इसके अबव शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जो प्रोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को उतने ताकत से नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस इससे काफी ज्यादा है। और दूसरा रीजन ये भी है कि ये भी नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है और ये भी नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स होगा जो इसको पुश करेगा बाहर की तरफ। आपको समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको बाहर की तरफ एक धक्का देगा, क्योंकि दीज बोथ आर नेगेटिव चार्जेस एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब इसके भी बाहर वाले शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, अगर हम उसकी बात करें तो इसका अट्रैक्शन प्रोटॉन से सबसे ज्यादा कम होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दूर है और इस पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक रिपल्सिव फोर्स लगाने वाले हैं। सो दिस इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग इफेक्ट, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स अपने दूसरे शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सिव फोर्स लगा के उनको पुश करते हैं, जिसकी वजह से उनका एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, जो प्रोटॉन उनको खींचने का चार्ज होता है, वो कम हो जाता है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट का हम लोग ट्रेंड देखें, इस चैप्टर में हम पूरे चैप्टर में हर एक जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रेंड पढ़ते हैं कि वो पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से चेंज होती है। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट है वो ग्रुप में नीचे जाते वक्त इंक्रीज करेगा और पीरियड्स में साइड में जाते वक्त डिक्रीज करेगा। आपको समझ में आ रहा है? जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो जब हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगा और पीरियड में साइड में जाएंगे तो डिक्रीज होगा। इसको हम पीरियोडिक टेबल में देख कर भी समझेंगे। इसका क्या मतलब है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो नीचे जाते वक्त इंक्रीज होगा। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा बढ़ेगा, और जब हम ग्रुप में साइड की तरफ जाएंगे तो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता जाएगा। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जब ग्रुप में नीचे जाते हैं तो हमारे जो शेल्स है वो इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पीरियड में ओनली 1 शेल इज देयर, सेकेंड पीरियड में हमारे पास 2 शेल होते हैं, थर्ड पीरियड में 3 शेल होते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमारे जो एटम का शेल है वो बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उतने दूर होते जाएंगे। और वही अगर हम पीरियड में साइड जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते जाते हैं, लेकिन जो शेल होता है वो सेम होता है। यानी शेल का नंबर बढ़ नहीं रहा है,
इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो एक ही शेल में आ रहे हैं, तो उनके बीच में स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा कम होगा। बात समझ में आ गई है? तो ये हमको बस बेसिकली याद रखना है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो नीचे जाते वक्त बढ़ता है और साइड में जाते वक्त कम होता है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो है ट्रेंड्स। अब कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हमें ट्रेंड पढ़ने हैं कि वो पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वेरी करता है। जो ट्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं उनमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, और बस हम इन ट्रेंड्स को बस दिमाग में रखना है ताकि हम इन ट्रेंड्स के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व कर सके। ज़्यादा ट्रेंड्स नहीं है, कुछ 4 या 5 ट्रेंड्स है, लेकिन इनकी स्टडी हमको काफ़ी अच्छी तरीके से करनी है, काफ़ी लॉजिकली करनी है, क्योंकि ये बेस क्रिएट कर रहे हैं हमारे आगे के इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स के लिए। तो सबसे पहला जो ट्रेंड हमको पढ़ना है दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस होता क्या है? काफ़ी सिंपल है। एटॉमिक रेडियस, जब हम एक एटम देखते हैं तो उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, तो उस न्यूक्लियस से उस आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ एटॉमिक रेडियस होता है, तो अब हमें पढ़ना है कि एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से चेंज होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। अब ये कैसे होता है ये हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो पीरियड नंबर है वो चेंज हो रहा है, पीरियड नंबर इंक्रीज हो रहा है, और जो पीरियड नंबर होता है वो डिनोट करता है कि आपके एलिमेंट में कितने शेल्स है। ठीक है, कितने शेल्स है मतलब अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में है तो इट विल कंटेन ओनली 1 शेल, अगर कोई सेकेंड पीरियड में है तो इट विल कंटेन 2 शेल्स, एंड अकॉर्डिंगली जैसे जैसे पीरियड का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे शेल नंबर गेट्स इंक्रीज्ड। तो जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा जो पीरियड नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 7 वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे एलिमेंट में जो शेल है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जब एलिमेंट में शेल बढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि उसका रेडियस बढ़ेगा। सबसे पहले शेल में देयर वाज ओनली, सबसे पहले पीरियड में देयर वाज ओनली 1 शेल, सेकेंड पीरियड में हमारे पास आ गए 2 शेल, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो गया। थर्ड पीरियड में 3 शेल आ जाएंगे, फोर्थ पीरियड में 4 शेल आ जाएंगे, तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता जाएगा। अब वही बात हम करते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अलोंग द पीरियड तो हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कैसे होगा। अब जैसे हम बात करते हैं कि हम सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि सेकेंड पीरियड में जब हम हैं तो हमारे पास शेल्स कितने होंगे? 2, पीरियड नंबर 2 मतलब शेल का नंबर 2। लेकिन हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ते जाएंगे। जो ग्रुप नंबर होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिनोट करता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ग्रुप नंबर से हमको पता चलता है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे लेकिन शेल का नंबर उतना ही है। जैसे हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो हमारे पास 2 ही शेल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, तो हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है लेकिन शेल का नंबर चेंज नहीं होता। इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो ये शेल है हमारे पास, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, हम दूसरे इसमें गए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, हमारे पास शेल उतना ही है। हम उसके बाद गए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आते गए। तो जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो हमारा जो न्यूक्लियस से चार्ज है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। काफी नेचुरल सी टेंडेंसी है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो कम फोर्स होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ज्यादा फोर्स से खींचेंगे। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारा शेल नंबर उतना ही है, तो हमारा जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ता जा रहा है। तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का जो एलिमेंट का साइज होता है वो श्रिंक करता जाएगा। ये 1 है, 2 वाला इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, 3 वाला उससे भी छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि वाई लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। अब एटॉमिक रेडियस में जो हमारे पास एक्सेप्शन है वो हमको ध्यान में रख लेना है।
एक्सेप्शन के लिए हम लॉजिक यूज करने जाएंगे तो हम काफी दिक्कत में पड़ सकते हैं, इसीलिए एक्सेप्शंस हमको ध्यान में रखने होते हैं कि क्या होता है। तो एक्सपेक्टेड जो ट्रेंड है वो हमको दिखता है बी लेस दैन ए एल लेस दैन जी ए लेस दैन आई एन लेस दैन टी। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब ऑब्जर्व हम करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू तो ऑब्जर्व हमको क्या होता है कि ट्रेंड कुछ ऐसा है बी ए एल, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू जी ए देन इंडियम एंड देन टाइटेनियम। अब हम इसको पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो हमको एक काफी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोकेट करते हैं, ये हम ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं, बी ए एल जी ए आई एन और टी एल। तो इसमें हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो हमने अभी पढ़ा कि डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोरॉन जो बी का है, बोरॉन का जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे छोटा होगा, और जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें बीच में एक्सेप्शन ये है कि एल्यूमिनियम और गैलियम का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। बाकी सारे ट्रेंड वैसे ही है, हम डाउन जाएंगे तो हमारा इंक्रीज होता जाएगा, बस एल्यूमिनियम और गैलियम का जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ये एक्सेप्शन हमको एटॉमिक रेडियस में ध्यान रखना है। देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन इन द प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस विच इज एल्यूमिनियम एंड गैलियम। हमारे रूल के हिसाब से इनका एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाना चाहिए था, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम का अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ये एक्सेप्शन हमको ध्यान में रखना है। एटॉमिक रेडियस प्रॉपर्टी में हमारे पास इतना ही एक्सेप्शन है, और ये एटॉमिक रेडियस प्रॉपर्टी काफी काम आएगी। एक और बार मैं समराइज कर देता हूँ, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। बस एक एक्सेप्शन हमको ध्यान रखना है विच इज इन द ग्रुप 13। जो हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है आयोनिक रेडियस विच इज एग्जैक्टली सेम एज एटॉमिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। आयोनिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, आयोनिक रेडियस यहाँ पर खत्म। सिमिलर टू एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज अ वेरी सिंपल टर्म, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करके पढ़े तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये होता है कि अगर एक एलिमेंट है, लेट सपोज इट इज Ag, अगर हमें इस एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, हमें पूरी दुनिया में किसी भी एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। बिना एनर्जी दिए कभी भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के बाहर नहीं आएगा। तो जब हम उसको एनर्जी देते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब ये बन जाएगा Ag प्लस, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो जो एनर्जी हम एक एलिमेंट को देते हैं ताकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी विच इज वेरी सिंपल टर्म। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक ही नहीं होती है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि जैसे मैंने इसको बोला आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, अगर मैं Ag प्लस में से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो मैं और एनर्जी दी इसको, तो ये बन गया Ag2 प्लस, और इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया। डू वी गेट दिस? तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, हम इलेक्ट्रॉन निकालते जा सकते हैं एनर्जी दे दे के। और एक जो फैक्ट है पूरी केमिस्ट्री में जो हर एलिमेंट में एप्लीकेबल है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ी उससे ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में। ये एक फैक्ट है जो हर एलिमेंट में लगता है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के हम ट्रेंड की बात करेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से चेंज करता है। उससे पहले एक फैक्ट हमको लिख लेना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स
इज लोएस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अल्कली मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और सेकेंड जो फैक्ट है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस इज हाईएस्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नोबल गैसेस के पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। नोबल गैसेस में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होते हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क होता है। और अल्कली मेटल्स में एक इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में अवेलेबल होता है, जिसको निकालना बहुत ईजी होता है। इसीलिए अल्कली मेटल्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होता है और नोबल गैसेस का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। अब ये जो फैक्ट है ये हमको ध्यान रखना है कि एटॉमिक साइज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। इसका मतलब ये हुआ कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, जो कि एक लॉजिकल थिंकिंग वाली बात है कि एटम जितना बड़ा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा। क्योंकि जैसे हमारे पास एक ये काफी बड़ा एटम है, बीच में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो बहुत कम होगा। और जो एक छोटा एलिमेंट है, बीच में पॉजिटिव यहाँ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी देना पड़ेगा, यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें कम देना पड़ेगा, वो इजीली बाहर आ जाएगा। तो ये हमें पता चलता है कि जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा एटम का उतना कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, यानी उतनी कम हमको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड होता है वो होता है डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है। अब हम इसको इसी फैक्ट से बोल सकते हैं कि एटॉमिक साइज, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, ये हमने पिछले ट्रेंड में पढ़ा। एटॉमिक साइज जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है क्योंकि पीरियड नंबर बढ़ते जाते हैं, शेल्स ऐड होते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब हम नीचे जा रहे हैं और एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी उल्टा होते हैं। तो जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो एटॉमिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता जाएगा। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमने पढ़ा कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी नेचुरली इंक्रीज करेगा। तो हमको यहाँ पे रीजन मिल गया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ऊपर से नीचे डिक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। इसको हम पीरियोडिक टेबल में भी देख के समझ लेते हैं so that we do not have any confusion। तो when we go from top to bottom in a group, तो हमारा पीरियड नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारा जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी जब हम नीचे जाएंगे। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता जाता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाएगी। अब हम आ जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो एक्सेप्शन है उस पर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सपेक्टेड होता है B greater than AL greater than GA greater than IN and greater than TL। ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड है अकॉर्डिंग टू द रूल। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया गया तो हमें देखने मिलता है B ग्रेटर दैन AL ग्रेटर दैन GA ग्रेटर दैन TL ग्रेटर दैन IN। मतलब TL जो है वो IN इंडियम के पहले आ जाता है। अब जब हम उसको पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो हमें समझ में आता है। ये ग्रुप 13 की बात हो रही है, यहाँ पे भी जो एक्सेप्शन है वो ग्रुप 13 में है। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज जब कर रहा है तो बोरॉन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर टाइटेनियम। तो इस तरीके से वो डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर सीधा उसके बाद आ जाता है टाइटेनियम और उसके बाद आता है इंडियम। तो ये एक एक्सेप्शन है जो हमको ध्यान रखना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी ग्रुप 13 में एक्सेप्शन है। वो ये है कि इंडियम से पहले हमारे पास टाइटेनियम आ जाता है। दिस एक्सेप्शन वी हैव टू कीप इन आवर माइंड्स। और
बाकी जो ट्रेंड है वो एज इट इज काम करेंगे। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती है, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि डिक्रीज कर रही है लेकिन यहाँ पे जो है ये पहले आएगा इसके, बस ये एक्सेप्शन हमें ध्यान में रखना है। ये वाले एक्सेप्शन को मैं बॉक्स बना देता हूँ, आप भी अपने नोट्स में इसको बॉक्स बना लीजिए और ध्यान रखिए कि ये एक्सेप्शन है ग्रुप 13 में। ऑलराइट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक और एक्सेप्शन हमारे पास आता है ग्रुप 14 में, जहां पे एक्सपेक्टेड होता है C ग्रेटर देन SI ग्रेटर देन GE ग्रेटर देन SN ग्रेटर देन PB। जो ऑब्जर्व होता है एक्सपेरिमेंट के बाद वो हमें मिलता है C ग्रेटर देन SI ग्रेटर देन GE ग्रेटर देन PB ग्रेटर देन SN। तो यहाँ पे भी लास्ट 2 में एक्सेप्शन है एंड दिस अकर्स इन ग्रुप 14। इसको भी हम पीरियोडिक टेबल में देख के समझेंगे सो दैट वी हैव अ क्लैरिटी। तो ये हमारा ग्रुप 14 है, C SI GE SN PB। तो ये ग्रुप 14 में जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता जाएगा, तो ये सबसे बड़ा, फिर ये ऐसा होना चाहिए था। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे SN से पहले PB आ जाता है, यानी PB ऊपर आएगा और SN इसके बाद आएगा जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड की बात करेंगे। तो ये दो एक्सेप्शंस हमें ध्यान में रखने हैं। इसको इस तरीके से बॉक्स बना के आपको नोट्स में लिखना चाहिए ताकि हमको इजीली रेफर करना जमे और काफी आसानी से हम समझ पाए कि किस ग्रुप में एक्सेप्शन है और कौन सी प्रॉपर्टी में है। अब हम फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं विच इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसके नाम से हमें मतलब समझ रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक वो टेंडेंसी है कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लेना चाहता है। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। तो जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेने पे सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करे उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेने पे सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि उसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब इसको हम इस मतलब समझ सकते हैं, जैसे हम एक कोल्ड एनवायरनमेंट में है और हमें कोई एक लाकर कोल्ड ड्रिंक ऑफर करे, तो हम उस कोल्ड ड्रिंक पे उतने टेम्पटेड नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई आदमी एक रेगिस्तान में, एक डेजर्ट में है, अगर उस इंसान को जाके किसी ने कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया तो ही विल बी द मोस्ट एफिनिएटेड टूवर्ड्स दैट कोल्ड ड्रिंक। बात समझ में आ रही है? तो वो जो रेगिस्तान वाला आदमी है he will be more tempted to get the cold drink, और वो उस कोल्ड ड्रिंक को लेने के लिए अपनी कितनी भी एनर्जी देने के लिए तैयार होगा। जबकि एक ऐसा आदमी जो एक कोल्ड एनवायरनमेंट में जिसको कोल्ड ड्रिंक की नीड नहीं है, he will not be willing to spend energy to get that electron। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो होता है कि आप कितनी एनर्जी स्पेंड कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। ऑलराइट, अब जो नोबल गैसेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं लेना चाहते क्योंकि उनके पास पहले से सब फिल्ड होते हैं, तो वो स्टेबल होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं लेना चाहते। तो दीज आर द गाइज विच आर इन द कोल्ड एनवायरनमेंट, जिनको कोल्ड ड्रिंक की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम जैसे बात करें नॉन मेटल्स की, तो वो ऐसे लोग हैं जो रेगिस्तान में हैं, वो सबसे ज्यादा टेम्पटेड होंगे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो उनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। मतलब जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा उतना कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक काफी छोटा एटम है और यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो ये जब ये छोटा एलिमेंट है, मतलब एटॉमिक रेडियस छोटा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, मतलब ये जो एलिमेंट है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है क्योंकि इसका अट्रैक्टिव फोर्स काफी ज्यादा है। अगर यही एलिमेंट हम बढ़ा ले या यही एटम हम बढ़ा ले और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स काफी कम हो गया है। तो ऐसे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन
जल्दी गेन करना नहीं चाहते हैं, और जो कम रेडियस वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये है डेजर्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स जो प्यासे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड दीज आर द कोल्ड एनवायरमेंट वंस। बात समझ में आ गई है? ये एनालॉजी यूज करके हम काफी सिंपल तरीके से इनको समझ सकते हैं। जो जनरल ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो होता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। हमें जनरल ट्रेंड समझ में आ गया, इसको हम पीरियोडिक टेबल में देख लेंगे। जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। अभी हमने देखा कि वो उल्टा काम करते हैं, एटॉमिक रेडियस कम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, और एटॉमिक रेडियस ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। तो जब हम नीचे जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस छोटा होते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसमें जो एक्सेप्शन है उनकी। जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है वो है फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड ग्रेटर देन आयोडीन। तो ये जब एक्सपेरिमेंट किया तब हमें पता चला, रूल के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था लेकिन एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन इस तरीके का आता है। इसको हम पीरियोडिक टेबल में देख के समझते हैं कि क्या एक्सेप्शन है। तो ये जो एक्सेप्शन हमें मिला है ये है ग्रुप नंबर 17 में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो यहाँ पे हमने अभी अभी देखा कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज करती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली जाते हैं और हमें दिखता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो ग्रुप 17 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सेप्शन है जो हमें ध्यान में रखना है। इसको भी हम एक बॉक्स बना के रख लेंगे ताकि हम इजीली रेफर कर पाए हमारे एक्सेप्शन को। नाउ कम्स द फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज मेटालिक कैरेक्टर। तो अब जो मेटालिक कैरेक्टर होता है ये समझना काफी सिंपल है। ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है ये हम पीरियोडिक टेबल में देख के समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेटल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। तो सीधी सी बात है, जो मेटालिक कैरेक्टर होगा वो लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अब जो मेटालिक कैरेक्टर होता है उसका उल्टा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा, तो हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो गया नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट में मेटालिक डिक्रीज होता है तो नॉन मेटालिक इंक्रीज होगा। और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ये एक बेसिक आइडिया है। जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो काफी सिंपल टर्म है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इस हिसाब से हमको ट्रेंड मिलता है। जब हम नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट जाने से मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो ये ट्रेंड हमको ध्यान में रख लेना है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। सिर्फ ये ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस हमें ध्यान में रखने हैं और हम सारे के सारे क्वेश्चंस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के सॉल्व कर पाएंगे। तो इनऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। अब हम इनऑर्गेनिक को काफी स्विफ्टली और काफी स्मूथली आगे पढ़ पाएंगे।